हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ दिस सेक्शन। आई होप आपने इससे पहले वाले दोनों पार्ट्स के वीडियो देख लिए होंगे। आइए ट्रिपल फायदे वाले सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं पार्ट 3। Question number 19. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a spelling error. इस क्वेश्चन में हमें 4 सेगमेंट दिए जा रहे हैं। किसी एक सेगमेंट में स्पेलिंग एरर है, हमें फाइंड आउट करना है किसमें है। सेंटेंस है I begged him to reconsider the decision but he refused to yield. ऑप्शंस है, फर्स्ट इज he refused to yield, सेकंड है the decision but, थर्ड है I begged him and फोर्थ है to reconsider. तो यहाँ पर reconsider जो स्पेलिंग है वो मिसस्पेल्ड है। जो सेकंड सी है उसकी जगह एस आना चाहिए। यहाँ पर रिकंसिडर की स्पेलिंग गलत है, सेकंड सी की जगह पे एस आना चाहिए था। बाकी ऑप्शंस सभी सही हैं। बेग्ड सही है, डिसीजन की स्पेलिंग सही है, यील्ड की स्पेलिंग सही है। यील्ड से याद आया, एक क्लासिक रूल शेयर करता हूँ। द रूल इज आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। ई के पहले हमेशा आई आता है, लेकिन अगर सी के बाद आ रहा है तो वहां पर ई आई हो जाता है। जैसे डिसीव, रिसीव, कंसीव, इन सभी वर्ड्स में जब सी आता है तो वहां पर ई आई हो जाता है। बाकी जगहों पे आई ई होता है, जैसे यहाँ पर यील्ड में है। क्या आपको कोई और एग्जाम्पल याद है ऐसा? जैसे वर्ड है फ्रेंड, FRIEND, तो वहां पर भी आई ई होता है, ई आई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. हमें एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उसमें एक वर्ड अंडरलाइंड है, उसमें हमें रिप्लेस करना है और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सो सेंटेंस है राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टमक। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड अंडरलाइंड है, इसके हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट, सीवियर, हाई एंड डीप। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नेचुरल पेयर होते हैं स्पेसिफिक नाउन के साथ में, इनको कोलोकेशंस कहते हैं। तो जब हम पेन की बात करते हैं, फिजिकल पेन जो बहुत इंटेंस है, एक्सट्रीम है, तो उसके साथ में सीवियर वर्ड यूज किया जाता है। ये बहुत नेचुरल कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड सीवियर गोज विद द पेन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। जो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिक्ट, इट रेफर्स टू रूल्स, पीपल और डिसिप्लिन, जैसे स्ट्रिक्ट टीचर, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, but it cannot describe the physical sensation. Next word है high. High is used with fever, pressure or altitude. We don't use it for pain. So you can have a high fever, but you cannot have a high pain. Next word है deep. So deep can describe a wound or sigh, but not intensity of a stomach ache. Deep pain is more commonly used in emotional or philosophical contexts, but not in physical context. यहाँ पर मैं कुछ आपको कोलोकेशन शेयर करता हूँ। जो वर्ड होता है पेन, इसके साथ में सीवियर या इंटेंस वर्ड यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग या हाई का यूसेज उसके साथ नहीं होता। फीवर है, उसके साथ में हाई यूज होता है, स्ट्रॉन्ग या सीवियर नहीं यूज होता। रेन के साथ हैवी यूज होता है, हैवी रेन्स। स्ट्रॉन्ग रेन या हाई रेन यूज नहीं होता। एंड विंड के साथ में स्ट्रॉन्ग यूज होता है, स्ट्रॉन्ग विंड। हैवी विंड या हाई विंड यूज नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. हमें एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उसका एक वर्ड अंडरलाइंड है, उसका हमें एंटोनिम बताना है। सेंटेंस है वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका सपोर्ट वर्ड अंडरलाइंड है, इसके 4 ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट, रेफ्यूट, एस्टेब्लिश एंड डिस्क्लेम। हमें बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट एंटोनिम है। इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट का क्या मतलब बन रहा है कि जैसे किसी के क्लेम को बैक करना, किसी की पोजीशन के साथ अग्री करना, उन्हें फेवर करना। तो उसका एंटोनिम क्या बनेगा? रेफ्यूट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। रेफ्यूट का मतलब होता है टू प्रूव अ पर्सन टू बी रॉन्ग और फॉल्स। सो अगर किसी का कोई आर्गुमेंट है, यू आर नॉट सपोर्टिंग इट, यू आर लाइकली ट्राइंग टू रिफ्यूट इट। लेट्स लुक एट द अदर 3 ऑप्शंस व्हाई दे आर नॉट द राइट फिट हियर। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट मीन्स रिकॉर्डिंग समथिंग इन रिटन और फोटोग्राफिक फॉर्म। तो चाहे वो आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप रिफ्यूज कर रहे हैं, आप उसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ये सपोर्ट का एंटोनिम नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्टेब्लिश। इट रेफर्स टू बिल्ड अ बिजनेस और बिल्डिंग। ऑल्सो इट मीन्स सेटलिंग इन अ प्लेस। इट कैन बी यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर सपोर्ट बट नॉट एज अ एंटोनिम। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्क्लेम। ये कहाँ पर यूज होता है? जब हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई करनी हो, डिसोन करनी हो, कोई लीगल क्लेम हो, उसे गिव अप करना हो। एग्जाम्पल, ही डिस्क्लेम्ड ऑल नॉलेज ऑफ द इवेंट। तो while disclaim is a type of a denial, it doesn't oppose the argument or refuses it. ये जो वर्ड है सपोर्ट, इसके बड़े इंटरेस्टिंग यूसेज हैं और मैं आपको उसके कुछ कॉन्टेक्स्ट बताते हुए कुछ उसके एंटोनिम भी बताता हूँ, आपको मजा आएगा। सपोर्ट की अगर हम बात करें फिजिकल सपोर्ट, एग्जाम्पल लेता हूँ चेयर, तो इसका ऑपोजिट बनेगा कोलैप्स और अंडरमाइन।
अगर हम इमोशनल सपोर्ट की बात करें, जैसे किसी पर्सन के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, तो एंटोनिम बनेगा अबेंडन और निग्लेक्ट। और अगर हम किसी आर्गुमेंटेटिव सपोर्ट की बात करें लाइक क्लेम, तो उसका एंटोनिम बनेगा रिफ्यूट और कॉन्ट्राडिक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ब्लैक एंड व्हाइट। अब हमें एक यहाँ पर ईडियम दिया है ब्लैक एंड व्हाइट, उसका हमें सिनोनिम बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, इन राइटिंग, डाउटफुल, इन डिस्प्यूट, अ फॉल्स इन्वेंशन। ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग होता है इन राइटिंग। तो जब किसी चीज को लिखित में देना होता है, इन राइटिंग लेना होता है, तो उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट वहां पर यूज करते हैं। So when a promise or an agreement is in black and white, it means it's not just a verbal statement, it's a permanent written record that provides proof. For example, I don't just want your word for it, I want the agreement in black and white. Another one, the rules are right there in black and white in the employee handbook. So it means there is no gray area, it is absolutely written, clear cut, documented. आइए बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन इज डाउटफुल, इट इज ऑपोजिट ऑफ क्लियर कट। If a situation is in black and white, there is no doubt. Dispute refers to altercation, dissonance of thoughts. लेकिन अगर कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है, राइटिंग में है, it is usually done to settle the dispute, not to start one. And last option है a false invention. It refers to a lie. Something in black and white is generally considered more reliable or factual while it is being documented. कुछ इंटरेस्टिंग ईडियम शेयर कर रहा हूँ जो कलर से रिलेटेड होते हैं। लाइक हमने देखा ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है इन राइटिंग, क्लियरली डिफाइंड। ऐसे होता है आउट ऑफ द ब्लू, इट मीन्स सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। एक होता है इन द रेड, इट मीन्स ओइंग मनी, इन डेट। और एक होता है व्हाइट लाई, इट मीन्स हार्मलेस और स्मॉल लाई। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक सेंटेंस है, उसमें फिल इन द ब्लैंक हमें करना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। Yesterday I ate only a dash of apples for my dinner. Options हैं pear, pear, pear and pear. So a lot of homophones are being used here. Homophones वो word होते हैं जिनकी sound एक सी होती है and spelling different होती है। So the word pair, it is the most appropriate option here. Pair refers to set of two things used together. Like example, pair of shoes. यहाँ पर speaker बात कर रहे हैं yesterday I ate only a pair of apples for my dinner. It goes very well in that. So pair is the right option. By the way, pair is a collective noun also. While it is talking about two things together, it is treated as a single word. That's why article A is used before the pair. Let's understand the other three options which are given. So first option is pier. Pier is a structure which is leading out from the shore into the body of water like a dock. It is normally used for the ships. For example, we walked along the pier. यहाँ पर eating के context में pier नहीं आ सकता. Third option था pear. Pear is a sweet bell-shaped fruit, जिसे हम नाशपाती भी कहते हैं। So for example, I ate a juicy pear. So while you can eat a pear, लेकिन sentence में तो apple word use हो रहा है, इसलिए आप इस pear को नहीं ले सकते। And last option था pear, P-A-R-E. It means to trim or cut off the outer skin of something, like छीलना. So for example, you use knife to pare the skin. It refers to an action, not the quantity. इसलिए second option is the most correct option. Question number 24. Select the most appropriate option to fill in the blank. सेंटेंस है इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ डैश एबिलिटी। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, डैश की जगह पे क्या आएगा। चार ऑप्शन है, एक्सेप्शनल, ऑलमाइटी, पावरफुल एंड कंपेलिंग। आइए चार ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का क्या मतलब होता है? इट मीन्स मच ग्रेटर देन यूजुअल और आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताऊंगा, वेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग पर्सन स्किल और मेंटल कैपेसिटी इन फॉर्म ऑफ फॉर्मल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, एक्सेप्शनल इज द स्टैंडर्ड एडजेक्टिव। सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया था ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मीन्स हैविंग कंप्लीट पावर। ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जैसे ऑलमाइटी गॉड और एक्सट्रीम फिजिकल फोर्सेस। अब किसी पर्सन की स्किल के लिए, एबिलिटी के लिए ऑलमाइटी यूज नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन था पावरफुल। व्हाइल अ लीडर कैन बी पावरफुल, वी डोंट यूजुअली से पावरफुल एबिलिटी। पावर इज द रिजल्ट ऑफ देयर पोजिशन और इन्फ्लुएंस, whereas ability is their inner skill. लास्ट ऑप्शन था कंपेलिंग। Compelling refers to evoking interest or attention in a powerful way. For example, compelling argument or compelling story. इन चारों एडजेक्टिव जो हमें ऑप्शन दिए गए थे बड़े इंटरेस्टिंग थे। इनके मीनिंग बताते हुए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको इनके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। पहला था एक्सेप्शनल। इसको यूज करते हैं एबिलिटी के साथ, टैलेंट के साथ, रिजल्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड था ऑलमाइटी। It is used with God, power, or force. For example, the almighty roar of the ocean. Next powerful. It is used with engine, leader, voice.
For example, he is a very powerful politician. Next adjective was compelling. It is used with story, reason, evidence. For example, the lawyer made a compelling case. एक quick tip है आपके लिए. When you see a sentence starting with in both countries or discussing leaders, the tone is usually formal or journalistic. Exceptional kind of words are preferred to use. Question number 25. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in this sentence. एक सेंटेंस है, उसका एक वर्ड अंडरलाइंड है, उसमें कौन सा उसका सही सब्स्टिट्यूट होगा हमें वो बताना है. दिस इज बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड. यहाँ पर दिस इज बेस्ट बुक इज अंडरलाइंड. वी हैव टू रिप्लेस इट. 4 ऑप्शन है. दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज वेरी बेस्ट बुक, दिस इज गुड बुक, दिस इज वेरी गुड बुक. इस क्वेश्चन में लगने वाला ग्रामेटिकल रूल समझ लेते हैं. जब भी हम कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं लाइक बेस्ट, टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं उसके पहले. फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट फ्रेंड, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, लाइक दैट. इसलिए बेस्ट बुक का जो सही रिप्लेसमेंट होगा वो फर्स्ट वाला होगा, दिस इज द बेस्ट बुक, क्योंकि उसमें सुपरलेटिव बेस्ट आ रहा है और उसके पहले द लगा हुआ है. दैट इज द मोस्ट करेक्ट वन. सेकेंड ऑप्शन है दिस इज वेरी बेस्ट बुक. ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. वेरी का यूज बेस्ट के साथ नहीं हो सकता. बेस्ट खुद एक सुपरलेटिव है, उसके साथ वेरी नहीं लगा सकते. कुछ जगहों पे लगाते हैं, जैसे द वेरी बेस्ट लिखते तो वो एम्फेसिस देने के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं एप्लीकेबल होगा. थर्ड ऑप्शन है दिस इज गुड बुक. यहाँ पर बुक जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ में आर्टिकल ए आना चाहिए था. दिस इज अ गुड बुक कुड हैव बीन अ राइट ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है. एंड लास्ट ऑप्शन है दिस इज वेरी गुड बुक. अगेन लाइक ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं आया. इट शुड हैव बीन दिस इज अ वेरी गुड बुक. यहाँ पर एक टिप दे रहा हूँ, जब भी आप कोई सुपरलेटिव वर्ड देखेंगे जिसके एंड में EST आ रहा हो, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, बेस्ट या मोस्ट वर्ड आ रहा हो, तो उसके पहले द लगाते हैं. सो ही इज टॉलेस्ट बॉय इज द रॉन्ग सेंटेंस. ही इज द टॉलेस्ट बॉय, दैट्स अ राइट सेंटेंस. आई होप आपको ये क्लियर होगा. इति समाधानम. ये इस एग्जाम पेपर का एक पार्ट था. मैंने इस पेपर के बाकी 3 पार्ट्स के भी वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए हैं. उसमें भी आपको क्वेश्चन के सही आंसर के साथ 3 ऑप्शन के गलत होने का रीजन एक्सप्लेन किया हुआ है. आप उनको भी देख लीजिए और हर एक ऑप्शन के सेलेक्ट और रिजेक्ट होने का लॉजिक समझ लीजिए. अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए. मेरी कोशिश होगी कि मैं सेम डे आपको रिवर्ट करूं. इन वीडियोस को बनाने में हमारी टीम की काफ़ी मेहनत लगती है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें. अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपको भी दूसरों से हेल्प मिलेगी. इससे आपका स्टडी सर्कल भी बनेगा और आपको एग्जाम क्रैक करने में सफलता ज़रूर मिलेगी. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस एग्जाम के लिए हम जो नए सॉल्यूशंस अपलोड कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे. आज की वीडियो में बस इतना ही. जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो सॉल्यूशन के साथ. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस. मे यू प्रिपेयर वेल and do well in the final exams. All the best. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.